हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के घटना चक्र का सिलेबस राष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति उनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56 के 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर डी, संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की सिफारिश से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो आपका हो जाएगा आंसर सी, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पद महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61 के 3 के अनुसार दूसरा सदन उस पर आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 61, आंसर सी। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, संसद के दोनों सदनों को। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुछ सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उनके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी, राज्यों की विधानसभाएं। अनुच्छेद अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 के ख के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है। ध्यातव्य है कि राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो आपको हो जाएगा आंसर बी, 6 माह में। संविधान के अनुच्छेद 62 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उनके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए, तो आपको हो जाएगा आंसर ए, रिक्ति होने की तिथि से 6 माह के भीतर। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, तो आपको हो जाएगा आंसर डी, 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करवाता है? चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 6 माह। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति 3 से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न होने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो आपका हो जाएगा आंसर डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा, तो आपका हो जाएगा आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कथन: अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
कारण देख लेते हैं। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। चलिए थ्योरी के संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 361(2) के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दंडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 361(4) के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाला दीवानी सिविल मुकदमा तत्संबंधित विस्तृत लिखित सूचना हेतु यहाँ उनके कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अतः प्रश्नगत कथन सही नहीं है और साथ ही राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, इसीलिए कारण भी गलत है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर डी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु को जोड़ा गया, जिनके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट राज्य मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उनके द्वारा दी गई लोकसभा को समयपूर्ण भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यता नहीं होती है तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा आंसर डी मंत्रिपरिषद। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो आपका हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो आपका हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है तथा राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने
और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की सूचना यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा, या यदि वे बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संघटक भाग है। अनुच्छेद 86 के 1 के तहत वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदनों का पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता। चलिए देख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संविधान के 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो आपको हो जाएगा आंसर बी, जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक वीटो अर्थात अस्पष्टता सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा का प्रयोग किया। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया गया माना जाएगा, इसीलिए विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा आंसर सी, ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अनुच्छेद 111।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अर्थात विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो आपको हो जाएगा आंसर ए, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है? तो आपका हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये नहीं है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये बिल्कुल सही है। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी बिल्कुल सही है। क्षमा प्रदान करना, ये नहीं है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये भी नहीं है। संसद को संदेश भेजना, ये बिल्कुल सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये भी नहीं है। इसलिए हमारा आंसर ई हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना तथा संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति में शामिल है। अनुच्छेद 86(2) के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो आपका हो जाएगा आंसर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना, विधेयकों पर स्वीकृति देना। राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक को स्वीकृति देता है या स्वीकृति रोक लेता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उनके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो आपको हो जाएगा आंसर डी, अध्यादेश जारी करना।